हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एस्टेट 2020-21। हम क्वेश्चन कर चुके हैं आपके 126 तक और आज इस एस्टेट को खत्म करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। साइकोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। यहाँ पर कह रहा है कि आपको मैच करनी है। मैच में आइए देखते हैं, मेंटल सेट है, फंक्शनल फिक्सनेस है, इनसाइट है और मेटा कॉग्निटिव स्किल्स है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ, सबसे इजी जो मेरे को लगा है वो लगा है फंक्शनल फिक्सनेस। यानी कि सबको पता रहता है कि एक ये पर्टिकुलर फंक्शन को हम फिक्स कर सकते हैं कि इस तरीके का काम इस तरीके से होगा। अगर आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में फिक्सनेस आ रहा है, यानी कि बी का तो 1 है। अब हम ऑप्शंस में जाते हैं कि बी का 1 कहाँ कहाँ पर है। बी का 1 देखिए यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 तो कैंसिल आउट हो गया। अगर आप देखोगे अब सेकंड का ऑप्शन इन्होंने क्या दे रखा है, यानी कि ए का यहाँ पर भी सेकंड है और यहाँ पर भी सेकंड है। तो मैं यहाँ पर बिना कुछ देखे, क्योंकि इन दोनों में से हमारा आंसर होगा, ए को मैं सेकंड से मैच कर देता हूं। अब हमारे पास सी और डी बाकी रहे। सी और डी में इन लोगों ने इंटरचेंज कर रखा है। आइए देखते हैं हम सी और डी क्या है। सी होता है आपका इनसाइट और डी है आपका मेटा कॉग्निटिव। ध्यान रखिए, मेटा कॉग्निटिव क्या रहता है, जब आप कॉग्निशन के ऊपर एक और कॉग्निशन करते हैं। और मेटा कॉग्निटिव किसका पार्ट होता है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको OCP, ये किसकी थ्योरी होती है, ये आपकी थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटेलेक्ट मॉडल गिवन बाय द गिलफर्ड। हमने ट्राई आर की एक थ्योरी करी थी जिसके अंदर ACP था, एनालिटिकल, क्रिटिकल और प्रैक्टिकल। उसके अंदर एनालिटिकल में मैंने आपको बताया था मेटा कॉग्निटिव स्किल्स। और उस मेटा कॉग्निटिव स्किल्स के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी पार्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, दैट इज डी का थर्ड। अगर आपको ये नहीं आ पा रहा है, इनसाइट, इनसाइट का क्या होता है, टू नो द फैक्ट दैट हाउ इफेक्टिवली ए प्रॉब्लम सॉल्व। आपको सडनली क्या आने लग जाता है कि किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा। तो सी का हमारा क्या हो गया, फोर्थ। सी का हमारा हो गया फोर्थ और डी का हमारा हो गया थर्ड। सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सिंपल था ये तो, राइट। अगर देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर नॉर्मल पेपर होता है तो आपसे पूछ लेते हैं स्टर्नबर्ग की ट्राई आर्किक थ्योरी, ACP, जो कि हम कर चुके हैं, एनालिटिकल, क्रिटिकल और क्रिएटिव और आपका प्रैक्टिकल। अब इनके अंदर इसके 3 पार्ट होते हैं, क्रिएटिव के 2 पार्ट होते हैं और प्रैक्टिकल के 3 पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली की वीडियो में भी बताया था। अगर हर वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कहता हूं हर एक वीडियो थोड़ी लंबी होती है, आई नो, आधे घंटे की, बट अगर आप उसको देख के, लिख के, समझ के करते हैं तो आपके आने वाले अगले क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं, उससे 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था, अगर आपने वहां पर करा होगा तो आपको याद रहा होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इमोशन व्हील की। तो ये तो बहुत आसान हो गया। रॉबर्ट प्लिचिक ने इमोशन व्हील दिया था। इसके अंदर बेसिकली इन्होंने 1980 के अंदर ये दिया था और इन्होंने इसके अंदर 8 इमोशंस की बात करी थी। बाद में जाके ये इमोशन अगर आप देखोगे 6 इमोशन में कन्वर्ट कर दिए गए 8 की जगह, राइट। अब रॉबर्ट जो प्लिचिक थे, इन्होंने इमोशनल व्हील की तो बात करी, लेकिन कौन कौन से 8 इमोशंस थे आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। बेसिकली इतना डीप में नहीं पूछता है। इमोशन व्हील रॉबर्ट प्लिचिक, राइट। आइए देखते हैं कौन कौन से इन्होंने जो इमोशंस थे उसकी बात करी। आपके जॉय की बात करी, सैडनेस की बात करी, आपके फियर की बात करी, एंगर, सरप्राइज, डिसगस्ट, ट्रस्ट एंड एंटिसिपेशन। यहां पर रॉबर्ट प्लिचिक ने 8 कॉमन जो एंगर थे, यानी कि इमोशंस के, व्हील यानी कि एक होता है आपका, आप कह सकते हैं इस तरीके का, जो टायर टाइप में होता है, जो रथ में होता था, जो चैरेट में होता था, राइट। तो उस तरीके का इन्होंने इमोशन व्हील को फर्दर करा है। अगर आप देखोगे इसमें इन्होंने और भी आगे जाके इन दोनों के समेशन से, जैसे इन दोनों के समेशन से, इन दोनों के समेशन से कुछ और बन रहा है, इन दोनों के समेशन से कुछ और बन रहा है, इस तरीके के और भी इसके अंदर फर्दर डेवलप करे हैं। तो इमोशन व्हील किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट प्लिचिक के द्वारा दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक शायद सबने ही करा होगा। अगर मैं सबसे पहले देखता हूँ लॉ ऑफ इफेक्ट, अभी हमने पिछली ही क्लास में लॉ ऑफ इफेक्ट पढ़ा था आई थिंक। मैंने आपको लिखा भी था बायोलॉजिकल में, सीरियल रिकॉल आई थिंक शायद पिछली क्लास में ही लिखा था, मेरे को प्रॉपर और स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो लेकिन लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? मैंने आपको बताया था जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर थी। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी चीज को करके हमें रिवॉर्ड मिलता है या फिर हमें सक्सेस मिलती है तो हम उस कार्य को और करते हैं। वहीं पर ही अगर किसी चीज को करने के बाद हमें रिवॉर्ड या फिर रिवॉर्ड नहीं मिलता है या फिर पनिशमेंट मिलती है तो या फिर फेलियर हो जाते हैं हम, तो उस कार्य को हम या फिर उस वर्क को हम नहीं करते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ इफेक्ट। और लॉ ऑफ इफेक्ट आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग के बेस पे थी। अगर आपसे पूछा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग किस प्रिंसिपल के बेस पर है तो वो क्या होगी? लॉ ऑफ इफेक्ट। और लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। सी का फर्स्ट देख लेते हैं, कहाँ सी का फर्स्ट आ रहा है। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें सी का फर्स्ट आ रहा है, उसके बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। पावलोव ने ही आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, बिल्कुल ठीक। अगर आप पावलोव को मिला लें तो भी आपका आ जाएगा, चूंकि ए का फोर्थ सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। आप दोनों तरीके से मिला सकते हैं, वट एवर सुटेबल फॉर यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द शिजोफ्रेनिया। नेगेटिव मतलब कि वो सिम्टम्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन चले जाते हैं। चले जाते हैं मतलब कि पॉजिटिव सिम्टम का मतलब होता है कि ऐसे सिम्टम्स जो कि ऐड हुए हमारी बॉडी में। शिजोफ्रेनिया में जैसे कि डिल्यूजनल क्या होता है? ऐड होता है, तो वो क्या है? आपका पॉजिटिव सिस्टम है। इसी तरीके से सिजोफ्रेनिया में नेगेटिव सिस्टम क्या होते हैं? एक नॉर्मल इंडिविजुअल देखिए सोशल विड्रॉल करेगा? करेगा? नहीं करेगा। यानी कि नेगेटिव सिस्टम क्या होता है कि जो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट होता है वो सोशल विड्रॉल करने लग जाता है, यानी कि लोगों से दूर जाने लग जाता है। तो यानी कि एक माइनस पॉइंट ये हो गया। लॉस ऑफ ओव्यूलेशन भी होने लग जाता है, ये भी नेगेटिव हो गया। दो आ गए, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है? जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसकी क्वालिटीज में से कुछ सिम्टम्स निकाल लिए जाए। जैसे कि एक जो नॉर्मल इंडिविजुअल है कभी भी सोशल विड्रॉ नहीं करेगा। सोशल विड्रॉ मतलब सोसाइटी से बात करेगा, अपने आसपास वाले लोगों से बात करेगा। लेकिन जब नेगेटिव सिम्टम्स की बात करते हैं यानी कि उसने क्या करा है, जो उसकी अच्छी आदतें हैं वो चली गई। और जब हम पॉजिटिव सिस्टम की बात करते हैं यानी कि बुरी आदतें उसमें ऐड हो गई हैं, जैसे कि डिल्यूजनल, हेलुसिनेशन। ओके, तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमें दो दिख गए, अलोगिया भी आपका होता है, तो ये आप कर सकते हैं। हु डेवलप द जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, दैट इज JMPI। ये क्वेश्चन देखिए थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने जो नाम पूछ रखे हैं वो सारे इंडियन ऑथर के हैं, तो आपको इट में पॉसिबल ये शायद ना पता हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको सिर्फ और सिर्फ याद करके ही या फिर जब आप इससे जुड़े हुए होते हैं तो आपको पता रहता है। तो मैलिक एंड जोशी ने आपका JMPI टेस्ट दिया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? पियाजे की जो थ्योरीज है उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले आपकी होती है सेंसरी स्टेज, राइट। उसके बाद आपकी होती है कॉन्क्रीट स्टेज, नहीं बिल्कुल गलत, प्री ऑपरेशनल। फिर आपकी कौन सी होती है? आपकी फॉर्मल स्टेज, राइट, नहीं, कॉन्क्रीट स्टेज। फॉर्मल स्टेज आपकी सबसे लास्ट में होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें, ये होता है आपका 0 to 2, ये पूछा भी गया हुआ है, 2 to 7, 7 to 11 एंड 11+, राइट। तो आपको इनका सीक्वेंस प्लस इनकी एज दोनों याद रखनी है। और राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? राइट ऑप्शन होगा आपका B, D, A एंड C, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। ये तो बहुत आसान है, किसने SOR मॉडल प्रोपोनेट करा था? आइए सारी देख लेते हैं। वॉटसन, जॉन वॉटसन, फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म, इन्होंने बिहेवियरिज्म मॉडल दिया था। बिहेवियरिज्म मॉडल, अगर मैं आपसे पूछूं बिहेवियरिज्म मॉडल कौन सा था तो आप कहोगे सर लिटिल एल्बर्ट वाला। लिटिल एल्बर्ट आई होप सबको पता हो। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? अभी हमने ऊपर पढ़ा है, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। इसी के बेसिस पर क्या बनी है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग। RS वुडवर्थ
इसको इनका माना जाता है कि बेसिकली इन्होंने SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स स्टिमुलस मॉडल आपको दिया था। स्किनर, BF स्किनर, इन्होंने आपकी क्या दी है बेटा, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। पूछा गया हुआ है क्वेश्चन में आपका SOR मॉडल यानी कि RS वुडवर्ड आपका सही आंसर है। What is the abbreviation used in the cognitive behavior and effective component of the attitude? Attitude में ये आपका जो मॉडल कहलाता है ये ABC मॉडल कहलाता है। ABC मॉडल में देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर इनके पहले पहले वर्ड देखिए A, B और C। अब एबीसी मॉडल क्या क्या होता है आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए, जब हम एबीसी मॉडल की बात करते हैं तो जो आपका ए कंपोनेंट होता है दैट इज अफेक्टिव, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल के इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। बी कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल के, यहाँ पर आपको लिख रखा है बिहेवियर, यानी कि उसके एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सी कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको यहाँ पर कॉग्निटिव लिखा हुआ है, यानी कि उसकी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। अब आप कहेंगे कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल को तीनों तरीके से देखते हैं। अगर मैं कह रहा हूं इमोशन, राइट, इमोशन, तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि मेरा इमोशन यानी कि आई लव कार, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, मैं, मेरे को क्या पसंद है, कार पसंद है। अगर मैं एक्शन की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, आई बॉट XYZ कार, कोई भी कार का नाम मैं लूंगा कि मैंने ये कार खरीदी। एक्शन मतलब मैंने उस चीज को करा। नॉलेज मतलब मैं उनके बारे में, जो मैं एक्शन कर रहा हूं उसके बारे में क्या जानता हूं। किसकी बात हो रही है बेटा, कार की बात हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूं नॉलेज में कि कार रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। जितनी महंगी कार, उससे पता चल जाता है इंडिविजुअल का क्या स्टेटस है। अगर आप स्कॉर्पियो, थार, मर्सिडीज चला रहे हैं दैट मीन्स यू आर लिटिल बिट ऑन द अबव साइड। अगर आप रेंज रोवर चला रहे हो तो और अपर साइड पे, वहीं पर ही आप चला रहे हो i10 दैट मीन्स यू आर इन द मिडिल क्लास, टाटा टियागो, राइट। तो एनी हाउ, एबीसी मॉडल दैट मीन्स इमोशन, एक्शन एंड योर नॉलेज, इस चीज को आपको याद रखना है। एक और एबीसी मॉडल हमने काउंसलिंग में पढ़ा था, वो आपका अलग होता है, ठीक है, वो यहां पर आपको नहीं लाना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। डैश इज द पोर्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट रीडाइज द बॉडी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द एनर्जी। अगर आपको ध्यान हो, परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी एनर्जी को रिस्टोर करने में काम करता है, राइट। इस क्वेश्चंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वी विल नॉट डिस्कस इट। दैट इज व्हाई आई सेड कि गाइस प्लीज, आई नो इट्स अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग, बट एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। डैश इज द वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी, ये तो सबको पता होगा, राइट। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म किसके द्वारा दी गए हैं, ये आपके फ्रूड के द्वारा दिए गए हैं। इन्होंने ये कहा था कि इंडिविजुअल के जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लग जाती है तो उसका अनकॉन्शियस माइंड उस रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने लग जाता है। जैसे कि बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, अराउंड 11 से 12 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया, तो वो इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्ट वो क्या कहता है कि मैम सभी चीटिंग करते हैं, वो भी तो चीटिंग कर रहा है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज कर रहा है ताकि उसके ऊपर ज्यादा एंजाइटी क्रिएट ना हो जाए कि यार मेरे को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया गया, अब क्या होगा। तो व्हाट ही सेड कि नहीं सर सभी चीटिंग करते हैं। या फिर आपने देखा होगा बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन जस्ट बिकॉज उसको एंशियस ना हो जाए, उसका अनकॉन्शियस माइंड उसे क्या कहता है कि टीचर ने ही पेपर या तो हार्ड बनाया है, या फिर टीचर और तेरी बनती नहीं है, टीचर ने जानबूझ के तेरे को फेल कर दिया, राइट। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्टेड करने लग जाता है, और वो कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली डिस्टॉर्ट करता है। इंडिविजुअल को पता भी नहीं चलता है, उसे लगेगा कि ठीक तो है, उसे ये भी नहीं पता है कि क्या वो सोच रहा है क्या नहीं, बट अनकॉन्शियसली माइंड उसके ऊपर टेक ओवर रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। आई थिंक ये तो हमने बहुत बहुत डिस्कस कर रखा है। अलार्म रिएक्शन, रेसिस्टेंस एंड एग्जॉशन कौन सी होती है गैस मॉडल में, और ये गैस मॉडल किसने दिया था, आपका हेंसले ने दिया था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द स्ट्रेस मॉडल, ये अब हमने बहुत बार कर रखा है।
ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अलार्म रिएक्शन में दो आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहते हैं। वो कौन से होते हैं? दैट इज ग्लूकोकॉर्टिसोइड्स एंड एड्रिनल, राइट। रेसिस्टेंट स्टेज में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ग्राफ भी मैं आपको बना देता हूँ। पहले हल्का सा वो क्या जाएगा, पहले हल्का सा वो नीचे जाएगा, फिर वो उठेगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। देखिए, द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? जब आप अपने आप को ही इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि मेरे अंदर क्या कमी रहेगी। सपोज आपके 200 में से 180 मार्क्स है, तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो? इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि यार मेरी क्या गलती हुई कि मेरे इतने कम नंबर, या मेरे ये जो 4-5 नंबर हैं ये कहाँ कट गए। तो इंट्रोस्पेक्ट मतलब आप अपने आप को वहां पर दोनों तरीके से देख रहे हो। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इन इंट्रोस्पेक्टिव मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर द ओनली वन पर्सन। व्हाई? बिकॉज यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को ही देख रहे हो कि यार मैंने ऐसा करा तो क्यों करा। सपोज करिए कि आपने गुस्से में कुछ बोल दिया ना, उसके बाद आपको रियलाइज होता है यार मम्मी से या फादर से ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। दैट इज इंट्रोस्पेक्ट। तो आप ही सब्जेक्ट है और आप ही ऑब्जेक्ट है। आप ही अपने अगेंस्ट भी सोच रहे हो और आप ही अपने फेवर में सोच रहे हो। इंट्रोस्पेक्शन में दैट इज द सेम पर्सन। ओके। क्वेश्चन नंबर 139 में बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज येलो स्पॉट फोबिया। बिल्कुल बहुत इजी है। ये भी हमने आई थिंक शायद दिसंबर जो आपका था 2018 या 19 के पेपर में हमने ये करा था कि डैश इज ऑल्सो नोन एज द येलो स्पॉट। और येलो स्पॉट का दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, दैट इज मैक्यूला लूटुका, मैक्यूला लूटिया। इसे भी आपको येलो स्पॉट कहते हैं। मैंने आपको दोनों क्लासेस में आपको बताया था, राइट। Moving on to the next question, question number 143. Out of which of the following which psychologist did not experiment on the effect of the schema? देखिए क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं, क्वेश्चन बदलते जा रहे हैं, चीजें सही है, लैंग्वेज बदलते जा रहे हैं। अगर आप देखोगे एबिंगस मैंने आपको बता रखा है, जहां पर भी फॉरगेटिंग की बात हो वहां पर आपका एबिंगस आ जाएगा। बार्टलेट की हम कब बात करते हैं? जब आपकी कॉग्निटिव जो मेंटल एबिलिटी होती है वो क्या होने लग जाती है? स्कीमा के थ्रू चेंज होने लग जाती है। मेमोरी कीप्स ऑन चेंजिंग। और यहाँ पर कौन सी मेमोरी की बात हो रही है बेटा? यहाँ पर आपकी पास्ट मेमोरीज की बात हो रही है। बार्टलेट ने ये कहा था कि जो हमारी पास्ट मेमोरीज होती हैं उनको हम कीप ऑन चेंजिंग करते रहते हैं बेस अपॉन द कॉन्टेक्चुअल दैट वी आर लिविंग राइट नाउ। आज के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी पास्ट मेमोरीज को चेंज करते चलते हैं। दैट इज दे आर बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ द ह्यूमन मेमोरी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पोस्टमैन एंड अंडरवुड ने क्या दिया था आपको? रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ये कब दिया था इन्होंने? ये दिया था आपका 1960 में। टेल्विंग ने क्या दिया था? लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग टर्म मेमोरी की टेल्विन ने बात करी थी। कब बात करी थी? इन्होंने बात करी थी 1972 में, जब इन्होंने डिस्टिंग्विश करी थी क्या क्या आपका एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी के बारे में। जब इन्होंने यहाँ पर डिस्टिंग्विश करा था, मैं लिख भी देता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन एपिसोडिक एंड सीमेंटिक मेमोरी। टेल्विन ने आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करी थी। तो ध्यान रखनी है जहां पर भी फॉरगेटिंग की बात हो, बिना कुछ सोचे समझे एबिंगस को, जहां स्कीमा मेमोरी चेंजिंग पास्ट मेमोरी की बात आ रही हो बार्टलेट। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इज गिवन बाय द पोस्टमैन एंड अंडरवुड। टेल्विंग ने लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करी थी 1972 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हु रोट द फेमस बुक द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखोगे ऑर्गेनिज्म के ऊपर किसी ने क्या बात करी है? पावलोव ने एक्सपेरिमेंट करा था, लेकिन यहाँ पर बी एफ स्किनर ने इनकी बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात लिखी। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लर्क हल आपका किससे रिप्रेजेंटेड है? मोटिव ड्राइव से। ई एल थॉर्नडाइक आपके लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है।
व्हाट इज चंकिंग? चंकिंग क्या रहता है कि जब भी किसी बड़ी चीज को आपको याद करना होता है तो आप उसके छोटे 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 पार्ट कर लेते हो ताकि वो मेमोरी में फिट हो सके। बस। क्या कह रहा है? व्हाट इज चंकिंग? ए मेमोरी प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। नहीं, ए मेमोरी प्रोसेस थ्रू विच वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसोलिडेटेड इन द हायर यूनिट। बिल्कुल ठीक है। इट इज ए मेंटल प्रोसेस बाय विच मेमोरी कैन बी इनहेंस। ये भी बिल्कुल ठीक है, मेमोरी भी इनहेंस हो सकती है। इट इज ए मेंटल प्रोसेस बाय विच रिकॉल कैन बी इनहेंस। अगर आप देखोगे इसके अंदर, देखिए मेमोरी का जो मेंटल प्रोसेस है वो भी रिकॉल हो सकता है, मेमोरी भी इनहेंस हो सकती है। लेकिन अगर क्या इन्होंने किस में दे रखा है? नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ऑप्शन में से दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड को आप चूज करोगे। व्हाई? देखिए मैंने आपको बताया था कि कई बार चीजें ऐसी होती है कि आपको 2 से 3 ऑप्शन सही होते हैं उसके बारे में, बट हमें वो ऑप्शन चूज करना होता है जो सबसे ज्यादा परफेक्ट है। राइट नाउ के केस सिनेरियो में चंकिंग क्या होता है? एक ऐसा मेमोरी प्रोसेस जिससे कि अलग अलग तरह की जो मेमोरी होती है वो हायर यूनिट यानी कि हमें याद करने से एसटीएम से एलटीएम की तरफ को हम उसको यूज करते हैं। तो ये आउट ऑफ 3 और 4 में से बेटर है। ऐसा नहीं है 3 और 4 गलत है, 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू द सिचुएशन अगर हमें कोई भी एक चूज करना पड़ेगा तो हम आपको ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। राइट? सपोज करिए आपको केक भी चाहिए, आपको चॉकलेट भी चाहिए, दोनों तरफ में से आप एक ले सकते हो, तो आप बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हो। उसी तरीके से ये वाला मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। डैश वर्क फॉर द हंगर सैटाइटी सेंटर। बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन के बारे में आइए थोड़ा देखते हैं। जब हम बात करते हैं लेटरल हाइपोथैलेमस के बारे में, तो लेटरल जो आपका हाइपोथैलेमस थैलेमस होता है ये आपका फीडिंग बिहेवियर पे काम करता है। फीडिंग बिहेवियर। वहीं पर ही आपका जो वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस होता है ये आपका सेटाइटी पे काम करता है। सेटाइटी दैट मीन्स आपका कंट्रोल ऑफ द हैंगर। एनर्जी बैलेंस करता है ये, एनर्जी बैलेंस करता है ये, एंड टर्मिनेटिंग हंगर। कौन सा? आपका वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? थैलेमस को हम आप कह सकते हैं एक स्टेशन की तरह है जहां पर आपकी जो सेंसरी और जो मोटर सिग्नल है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इट इज ए रेले स्टेशन वेयर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के लिए क्या है? ये रिले स्टेशन की तरह से। ठीक है। सेरिबलम क्या होता है? सेरिबलम को हम मोटर कंट्रोल भी कहते हैं। मोटर कंट्रोल मतलब वो सारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर रहे होते हैं वो आपकी मोटर कंट्रोल एक्टिविटी में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा इसके अंदर, वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जो कि आपकी हंगर बैलेंस को काउंटर करता है। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ देखते हैं। यहाँ पर फिर द्वारा इन्होंने मैच द फॉलोइंग दे दिया है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सेरिब्रम आपका रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यानी कि इसका क्या हो गया है? ए का थर्ड। ए का थर्ड कहीं दे रखा है, अगर आप देखोगे इसके अंदर ए का थर्ड यहाँ पर नहीं दे रखा है। राइट? अगर रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज की जगह अगर आप देखोगे यहाँ पर मोटर कंट्रोल, मोटर कंट्रोल अगर अगर हम ऊपर देखेंगे सेरिब्रम, ये देखिए सेरिब्रम में मैंने यहाँ पर मोटर कंट्रोल ही लिख रखा है बेटा। तो ए का क्या हो गया? आपका मोटर कंट्रोल। सी का फोर्थ कहाँ कहाँ पर है? ए का फोर्थ, सॉरी, ए का फोर्थ आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब हम सिर्फ इन दो को देखेंगे, बाकी चीजों को नहीं देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 3 में। और देखते हैं मेडुला, मेडुला ओब्लंगेटा की मैंने बात करी थी। मेडुला मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था जो आपका मेडुला होता है वो आपके रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज में काम करता है। यानी कि सी का क्या हो जाएगा? सी का थर्ड। सी का थर्ड या तो इसमें नहीं है, इसमें है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन पे ध्यान देंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। राइट? अगर आप देखोगे सेरिबलम मैंने ऊपर ही लिखा है, सेरिबलम आपका किसके लिए काम करता है? मोटर कंट्रोल के लिए। और वही ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, मोटर कंट्रोल आ गया, यानी कि ए का फोर्थ। अब ए का फोर्थ कहाँ कहाँ पर है? ए का फोर्थ दूसरे ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में। अब मैं इसी के अंदर देखूंगा। फिर मैंने मेडुला ऑब्लेंगेटा की बात करी,
तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लिंगेटा मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्स एक्टिविटीज में काम करता है। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है। इन दोनों में से अगर आप देखोगे यहाँ पर सी का सेकंड दे रखा है, यानी कि ये नहीं है, यही होगा, राइट। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। इनकल्चरेशन रेफर टू ऑल लर्निंग दैट टेक प्लेस। देखिए इनकल्चरेशन क्या होता है, जब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, और ये जानबूझकर करा जाता है ताकि हमें दूसरे कल्चर के बारे में नॉलेज हो सके, दूसरे कल्चर के बारे में नॉलेज हो सके, किस तरीके के उनके रिचुअल्स है उसके बारे में पता कर सके। अगर हम देखेंगे विथ डायरेक्ट डेलिब्रेटेड टीचिंग है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्टली हम उनसे नहीं कह रहे कि इनसे सीखो, हम क्या कहते हैं कि आइए दूसरे के कल्चर को जानते हैं। दैट इज ये क्या है, इनडायरेक्ट या फिर विदाउट डायरेक्ट और डेलिब्रेट टीचिंग है। हम क्यों इंटरेक्ट करवा रहे हैं, ताकि बच्चे को दूसरे के कल्चर के बारे में पता चल सके। बाय इंटरेक्टिंग विद द पीपल, ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या इंटरेक्टिंग का मतलब लर्निंग से है? नहीं। सपोज करिए आपका दोस्त मिल गया या फिर आपको एक बस कंडक्टर मिल गया, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या आप उससे कुछ सीख पा रहे हो? नॉट कंपल्सरी। तो इंटरेक्टिंग और लर्निंग में फर्क है। अगर यहाँ पर बाय लर्निंग इंटरेक्टिंग विद द पीपल होता तो ये आपका ऑप्शन हो जाता। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विदाउट डायरेक्ट। हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं, हम कह नहीं रहे कि आपको इनसे सीखनी है सारी चीजें, जो ये कर रहे हैं वही करें। हम उनको शो करके कि भाई दीज आर द रिचुअल्स, हम उनसे इनडायरेक्टली सीखने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के बारे में। वेयर इज लंबिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल सिचुएटेड? बिल्कुल ठीक है, ये आपका कोलकाता के अंदर सिचुएटेड है। What is the name of the therapy produced by the Albert Ellis in the 1962 Rational Emotive Therapy, जिसे हम RETB कहते हैं? आइए, ए पर्सन पीपल कलर स्किन कलर एंड आर कंसिडर्ड एज। आइए इस पे थोड़ी बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं फिनोटाइप की, फिनोटाइप क्या होता है? आपका जीन्स यानी कि जीनोटाइप प्लस आपके एनवायरनमेंट में किस आप इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। फिनोटाइप रहता है आपका जेनोटाइप प्लस एनवायरनमेंट। जेनोटाइप क्या होता है? आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जो कि आपको किससे मिले हैं? अपने पेरेंट्स से। पॉलीजेनिक क्या होता है? जब किसी का एक ट्रेट इन्फ्लुएंस करता है मल्टीपल जीन से। ए ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल ट्रेट। अगर आप देखोगे यहाँ पर बात कर रहा है पर्सनल पीपल्स कलर की, स्किन कलर की, आर कंसिडर्ड एज। तो जो इंडिविजुअल के जो पीपल के कलर होते हैं, पीपल मतलब जो आपके आइज का कलर होता है, स्किन का कलर होता है, दैट इज योर फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या रहता है? आपके जीन्स प्लस आपका इन्वायरमेंट दोनों कॉम्बाइनेशन में होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि आइज सपोज करिए किसी की नीली है, तो वहां के इन्वायरमेंट में आप देखोगे कि अगर बच्चा अफ्रीका में है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? ब्लैक ही होगा। अगर बच्चा किसी फॉरेन कंट्री यूके यूएसए में है तो वो क्या होगा? वो थोड़ा फेयर कलर का होगा, राइट। तो यानी कि इन्वायरमेंट भी इंडिविजुअल की ग्रोथ पर इफेक्ट करता है, उनकी स्किन कलर पर इफेक्ट करता है। फिनोटाइप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स प्लस द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं। ये तो सबको पता होगा, मेंटल डिसऑर्डर के लिए हम क्या DSM-5 को, जो भी आपका चल रहा है, उसको यूज करते हैं। इससे पहले DSM-4 था। ऑप्शन फर्स्ट, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है आपका। कंट्रोल वेरिएबल जिसको इंडिविजुअल या फिर रिसर्चर कंट्रोल करता है, वो क्या कहलाता है? आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेफिनेटली डिपेंडेंट वेरिएबल कभी भी कंट्रोल वेरिएबल नहीं होता। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कौन कंट्रोल करता है? आपका रिसर्चर, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये था आपका एस्टेट 2020-21। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई है, चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आप हमें रीच कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू, वट एवर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यू फील ओके विथ यू। So we will meet in the next class. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Take care, all of you.